ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रक्चर कर लिया था और स्ट्रक्चर के साथ जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो सब बता दिया था, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन वगैरह समझा दिया था। उसके साथ साथ टाइप डेफ कीवर्ड के बारे में भी बता दिया था, ठीक है। तो डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, ताकि हम डिफरेंट डेटा को ऑर्गेनाइज करके एक नया डाटा टाइप, एक नया यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट कर सके, इसके लिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ओके, जितने भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उस स्ट्रक्चर का एक अपना मेमोरी होता है जो डिपेंड करता है उसके अंदर डिफाइंड किए गए डेटा को, ठीक है। तो अगर उसके अंदर जितने भी आप डेटा डिफाइन करते हैं उन सब के साइज को जोड़ देते हैं तो वो स्ट्रक्चर का साइज बन जाता है। ऐसा आपको सब पहले बताया जा चुका है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है आपको? नो सर। ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर बताने के बाद एक कीवर्ड पे हम लोग डिस्कस किए थे, एंड दैट कीवर्ड इज कॉल्ड टाइपडेफ, ठीक है। टाइपडेफ में आपको बताया गया था कि जैसे एक डाटा टाइप हम लेके प्रिमिटिव में लेके चले कि इंट एक्स लें, और अगर एक्स से वाई डिक्लेयर करने की कोशिश करें तो क्या ये सही है कि गलत है? तो आपने कहा पहला लाइन तो सही है क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है, उसका एक्स वेरिएबल है, लेकिन दूसरा टाइप सही इसलिए नहीं है क्योंकि एक्स कोई डाटा टाइप नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर मैंने ये कहा कि अगर मुझे x को एज अ इंटीजर बनाना ही है, मैं चाहता हूं कि डेटा टाइप की जगह पर मैं x लिखूं और c जो है कंपाइलर जो है वो उसे इंटीजर समझे, ठीक है। क्या ये संभव है? ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो ये संभव नहीं है, लेकिन अगर हम टाइप डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये संभव हो जाएगा, क्योंकि टाइप डेफ क्या करता है, किसी भी एग्जिस्टिंग डाटा टाइप के लिए एक एलियास क्रिएट कर देता है, ठीक है। क्या क्रिएट कर देता है? एलियास। तो दिस कीवर्ड इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग अ नेम एज अ एलियास नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग टाइप, ठीक है। अब उस पे हमने एग्जांपल दिया था कि जैसे टाइप डेफ इंट एक्स लगा दिए तो अब एक्स वेरिएबल ना बन के क्या बन गया? एलियास बन गया, किसका? इंटीजर का। तो अगली बार में जो अगला स्टेटमेंट हमने एक्स वाई लिखा ये सही हो गया, ठीक है। दूसरा चीज कि इस टाइप डेफ का आपके स्ट्रक्चर के साथ भी एक इंपॉर्टेंस है कि अगर स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते समय हम स्ट्रक्चर के साथ टाइप डेफ कीवर्ड का अगर इस्तेमाल करें या करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हमें बार बार, ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा था। जैसे ये 19 में आप देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे अगर ये एक स्ट्रक्चर बना है और इसका एक वेरिएबल एस बनाना है तो मुझे ये कीवर्ड लिखना पड़ रहा है स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। क्योंकि अगर ये कीवर्ड नहीं लिखेंगे, सिर्फ स्टूडेंट लिखेंगे, तो कंपाइलर यहां से फिर स्टूडेंट को लगेगा प्रिमिटिव में खोजने, ठीक है, इंट फ्लोट के ग्रुप में खोजने, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो इस कीवर्ड को लगाने से मैं कंपाइलर को ये बता रहा हूं कि ये स्टूडेंट जो है वो तुम्हारा प्रिमिटिव डाटा टाइप में से नहीं है, बल्कि हमारा बनाया गया स्ट्रक्चर जो है उसी से। पॉइंट क्लियर? लेकिन जब इसी डिक्लेरेशन में जब हम टाइप डेफ का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दैट, तो कंपाइलर कंपाइल के समय ही क्या करता है, इस नाम को एज अ स्ट्रक्चर याद करके रख लेता है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम स्टूडेंट यहां पे लिखेंगे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते समय, ठीक है, तो वो इस स्टूडेंट को उस प्रिमिटिव डेटा टाइप के ग्रुप में खोजने के बजाय वो पहले से जान रहा है कि ये स्टूडेंट क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि यूजर के द्वारा डिफाइंड किया जा रहा है। इसकी वजह से ये एरर जनरेट नहीं करता है, ठीक है। किशन नाम का बच्चा है क्या जी तुम लोग में? किशन? यस सर। उसका कोई रोल नंबर वगैरह नहीं दिख रहा है उसको। किशन अगर सुन रहे हो तो अपना अपडेट करो। किशन? ठीक है, तो यहां तक हम लोग काम कर लिए थे। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसी में एक स्ट्रक्चर का ही ब्रदर है, एंड दैट ब्रदर इज कॉल्ड क्या? यूनियन। यूनियन, ठीक है।
तो आज थोड़ा सा उसको सीख लेते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनियन। ठीक है, अब यूनियन क्या है? तो सेम जैसे स्ट्रक्चर है वैसे ही यूनियन है। ठीक है, वी कैन से यूनियन is similar like क्या? Structure. स्ट्रक्चर। ठीक, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यूनियन इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। जब स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है तो यूनियन भी क्या हो गया? User defined data type. ऑल्सो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, वो भी डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ये भी किसके लिए यूज होगा? डेटा ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड है, ये आप लोग के दिमाग में पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? Yes, sir. मतलब जरूरत के हिसाब से, ठीक है, डिफरेंट डेटा को मिला के एक बना देना ही क्या कहलाता है? Data organization. डेटा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, हाँ सर, हाँ, उसी लिंक को स्टार्ट कीजिएगा। फॉर हमको तो कोई नहीं देना है सर, हम तो अभी क्लास ले रहे हैं 1 बजे से। हम तो अपना सी का क्लास ले रहे हैं, चूंकि उनका अब एक, अब पता नहीं, हम तो ऑलरेडी बोल दिए थे कि क्लास लेना है, हमको कवर करना है, खत्म करना है। ठीक, इट इज ऑल्सो यूज फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। It can be declared, it can be declared using union keyword। कौन सा कीवर्ड? Union. यूनियन कीवर्ड। ठीक है, ओके। जैसे वो स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ होता है वैसे ये क्या होगा? यूनियन। ठीक, तो ये तो सिमिलरिटीज हो गई कि भाई जैसे स्ट्रक्चर है वैसे यूनियन है, जैसे स्ट्रक्चर है वैसे यूनियन है, ये तो सिमिलरिटीज हो गई। तो अगर सिमिलरिटीज हो गई तो फिर क्या जरूरत था दो अलग अलग चीजों को देना, ताकि हम दो अलग अलग चीजों से डेटा ऑर्गेनाइज कर ले? जब सिमिलरिटी है तो किसी एक से भी काम चल जाएगा। तो इसका मतलब कुछ डिसिमिलरिटीज भी है, ठीक है, जिसे हमें समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि unlike structure,
union is different from क्या? Structure. ठीक है, तो क्या डिफरेंट है? तो कहता है कि द स्ट्रक्चर, सॉरी, द यूनियन can organize its memory according to its larger data value. ठीक है, क्या कह रहा है? यूनियन कैन ऑर्गेनाइज इट्स मेमोरी according to its larger data value among defined values. ये लाइन समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या कि आप जितने भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेटा को, 2 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, नो मैटर, उन 2, 10, 20 डेटा जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनमें जो सबसे बड़ा डेटा टाइप है, जिसका साइज सबसे बड़ा है, मेमोरी उतना ही रखेगा। जबकि स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था? सबका ले रहा था सर। सबका ले रहा था। मान लीजिए कि हम इंटीजर ले रहे हैं, रोल नंबर, कैरेक्टर ले रहे हैं, नेम 30, तो 2 बाइट इंटीजर का भी रख रहा है, 30 बाइट्स कैरेक्टर नेम के लिए भी रख रहा है, यानी टोटल कैपेसिटी 32 बाइट्स हो रही थी वहां पे। ठीक है, इस यूनियन कहता है कि हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, हम मेमोरी एफिशिएंट है। ठीक है, तो हमारे अंदर में जो सबसे बड़ा टाइप है ना, हम उसी के लिए मेमोरी ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं? उसी के लिए मेमोरी ऑर्गेनाइज करते हैं। द यूनियन कैन ऑर्गेनाइज इट्स मेमोरी अकॉर्डिंग टू इट्स लार्जर डेटा वैल्यू अमॉन्ग डिफाइंड वैल्यूज। ओके, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, थोड़ा सा। जैसे डिक्लेरेशन पे आते हैं हम लोग। रुक जाइए 1 मिनट। टू डाटा, ठीक है, इसी में और एंड कोमा एंड ऑल अदर वैल्यूज of the union will share the same memory. इसका क्या मतलब हुआ? एक लाइन हम इसमें ऐड कर दिए। द यूनियन कैन ऑर्गेनाइज इट्स मेमोरी अकॉर्डिंग टू इट्स लार्जर डेटा, जो सबसे बड़ा डेटा है उसी का मेमोरी बनाएगा। ठीक है, ठीक है, जितने भी आप वैल्यूज उसमें ले रहे हैं उसमें जो लार्जर डेटा है, ठीक है, उसी के अनुसार वो मेमोरी ऑर्गेनाइज करेगा। एंड ऑल अदर, जो बच गए हैं उनका क्या होगा? तो कह रहा है कि ऑल अदर वैल्यूज ऑफ द यूनियन विल शेयर द सेम मेमोरी। वही जो बड़ा मेमोरी एक बना है उसी को सब क्या करेंगे? शेयर। ठीक, यानी एक सिंपल अगर कंसेप्ट में समझें तो स्ट्रक्चर क्या करता है? अपने हर डेटा वैल्यू को रखने के लिए अलग अलग चेयर दे देता है। यानी अगर एक स्ट्रक्चर के अंदर 5 तरह के डेटा वैल्यूज हैं तो वो कितने चेयर को लगा देता है? चेयर इज नथिंग बट अ मेमोरी। ठीक है, तो कितने चेयर लगा देता है? 5। कौन? स्ट्रक्चर। ठीक।
पांचों डेटा उन 5 अलग अलग चेयर्स पे क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, वो जब तक प्रोग्राम रन करता है तब तक वो चेयर पे बैठे रहते हैं। हमको जिनसे जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है हम इजीली परफॉर्म करा सकते हैं। यूनियन क्या कहता है कि मैं हूं तो वैसा ही, लेकिन जब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है तो मेरे अंदर अगर 5 डेटा है तो जो सबसे बड़ा डेटा है उसके लिए मैं कितने चेयर लगा रहा हूं, 1। कितने चेयर, एक। 1। तो सर बाकी 4 का क्या होगा? ठीक है, तो बाकी 4 भी उसी कह में रहे हैं उसी एक चेयर को क्या करेंगे, उसी में जाके एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करेंगे। ठीक, अब दिक्कत क्या है कि चेयर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, नो मैटर, एट ए टाइम तो उस पर कोई एक ही बैठेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर एक बैठा है और दूसरा आ रहा है तो पहले वाले को क्या होगा, उठना होगा। यस। ठीक है, दूसरा बैठा है, तीसरा आ रहा है तो दूसरे वाले को क्या करना होगा, उठना होगा। उठना होगा। एट ए टाइम हमारे पास सिर्फ वही डेटा अवेलेबल होगा जो सबसे लास्ट में आया है, बाकी तो डेटा गायब हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं यस। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यस। ठीक है, क्योंकि एक आया, ठीक है, तो पिछला वाला जो भी बैठा है वो हट जाएगा, तो जो लास्ट में बैठा होगा वही डाटा रहेगा उसमें। ठीक है, तो सर अगर मान लीजिए इस तरह से तो डिफरेंट डेटा है, हमको सारे डेटा को रखना है और उस पर वर्क परफॉर्म करना है, तो हम यूनियन के केस में हम कैसे करेंगे? क्योंकि एक के बाद जैसे दूसरा आएगा पहला गायब हो जाएगा, तीसरा आएगा दूसरा गायब हो जाएगा, रहेगा कौन, जो सबसे लास्ट में आया है। तो ऑपरेशन परफॉर्म तो हमको सब पे करना है, तो हम तो सिर्फ लास्ट वाला पे कर पाएंगे। ठीक है, तो कहता है बिल्कुल, अगर आपको सब पे वर्क परफॉर्म करना है, ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर बनाइए ना, आपको रोका गया है, आप स्ट्रक्चर बनाइए, सबको अलग अलग कुर्सी पे बैठा दीजिए, जिसपे जो वर्क परफॉर्म करना है आप वर्क परफॉर्म कीजिए। तो फिर आपको क्यों दिया गया है? क्योंकि हमेशा हमारा जो वर्क होता है, जो हम डेटा वैल्यूज पे काम करते हैं, वो हमेशा ऑपरेशनल हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि डेटा आता है, हमको कहीं पे उसको रख देना रहता है, ऑपरेशन बाद में देखा जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस स्थिति में अगर हम स्ट्रक्चर बना के लेके चले तो अननेसेसरी झूठ मूठ का ज्यादा हम मेमोरी ऑक्युपाई करेंगे, जबकि ये काम तो मेरा यूनियन से भी कर जाएगा, क्योंकि हम 1 बाई 1 यूनियन से क्या कर लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे। एक डाटा लाएंगे, उसको ले जाके हम स्टोर कर देंगे, फिर दूसरा लाएंगे, उसको ले जाके स्टोर कर देंगे, फिर तीसरा लाएंगे, उसी एक चेयर पर बैठता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मेमोरी कम कंज्यूम करके हम ज्यादा काम कर लेंगे। यहां के लिए ये बेनिफिशियल है। यानी अगर 1 बाई 1 आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 1 बाई 1 कुछ भी करना है, तो यूनियन इज बेटर। अदरवाइज अगर आपको डेटा को होल्ड करा के, सारे डेटा को होल्ड करा के और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यूनियन उसके लिए कैपेबल नहीं है, फिर आपको स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल करना होगा। मैं जो बोला वो समझ में आ रही है एक बात की नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, यानी यूनियन हम सिर्फ उसी केस में डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाएंगे जब हमें लगता है कि किसी भी डेटा पे वर्क हमको कैसे करना है, 1 बाई 1, 1 बाई 1, यानी एक डेटा आया, उस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है कर लो, क्योंकि उसके बाद दूसरा डाटा आएगा तो पहला वाला डाटा नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। डिक्लेरेशन इसमें आते हैं थोड़ा सा। यूनियन नेम डेटा 1
डेटा 2 जो भी आपको लेना है, और यहाँ पे सेमीकोलन। टाइप डेफ यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप टाइप डेफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपने वहां पे किया था। इससे फायदा होगा कि वेरिएबल डिक्लेयर करते समय आपको 1 बाय 1 पहले लिख देते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपको यूनियन लिखना होगा, उसका नाम देना होगा, ठीक उसी तरह से जैसे स्ट्रक्चर में करते थे। और फिर यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल है वो वेरिएबल, ठीक। लेकिन अगर आप टाइप डेफ से करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको बता दिया गया है ऑलरेडी, अगर डिक्लेरेशन आपका टाइप डेफ के साथ हो रहा है, ठीक है, शिट, और यहाँ पे नाम जो भी आप दे रहे हैं, यहाँ पे आपका डेटा 1, डेटा 2, ठीक है। तो इससे जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो वेरिएबल कुछ इस तरीके से होगा। सॉरी, एक चीज और छूट गया है कि जब भी टाइप डेफ लगाते हैं तो एलियास नेम देना होता है, और वो एलियास नेम यहाँ पड़ेगा, ठीक है, और वो सेम आप रख सकते हैं यहाँ पे। एलियास आपको सेम नेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी दे सकते हैं। अब जब इसके थ्रू हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम यूनियन कीवर्ड अब नहीं लिखेंगे, अब वो नाम लिखेंगे जो हमने यहाँ पे क्या दिया है, एलियास और वेरिएबल और वेरिएबल। ये जो मैं लिख रहा हूं ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है समझ में? मेरे पास दो तरीका है, एक बिना टाइप डेफ का, अगर टाइप डेफ नहीं लेंगे लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हमें हर बार वेरिएबल डिक्लेयर करते समय क्या लगाना होगा, यूनियन कीवर्ड। यूनियन कीवर्ड लगाना होगा हर बार, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। अगर टाइप डेफ से हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो कहता है कि जब आप टाइप डेफ से करेंगे तो एलियास देंगे, एलियास और ये नेम दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन आप जो भी एलियास देंगे वेरिएबल डिक्लेयर करते समय वही एलियास नेम आपको रखना होगा, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, ठीक है। और जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल का यहाँ पे नाम देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम टाइप डेफ से ही करते हैं यूनियन, और स्टूडेंट ही नाम रख देते हैं, कोई दिक्कत, स्टूडेंट, ठीक है। डेटा में हम क्या क्या रख लेते हैं, मान लीजिए कि इंट आईडी रख लेते हैं, इंट रोल रख लेते हैं, कैर क्या रख लेते हैं, नेम, नेम। 20 लेटर का रख लेते हैं, 20 लेटर का, ठीक है। इसको बंद करते हैं और यहाँ पे क्या नाम रख देते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर? इसमें कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर।
ठीक, अब इसका हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? अगर हमको एक ही रिकॉर्ड पे काम करना है तो क्या करेंगे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में? लिखेंगे सिर्फ, क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टूडेंट यूनियन कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम डिक्लेयर करते समय क्या लगा दिया है? टाइप डेफ। और स्टूडेंट स्ट्रक्चर, यूनियन का नाम भी स्टूडेंट है और उसका एलियास भी नाम क्या है? स्टूडेंट स्टूडेंट है। ठीक है, जो दोनों सेम है। ये एलियास है, ये एलियास नेम है। ठीक है, इसका, ठीक है, एलियास नेम है इसका। और वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, मैंने ये बात पहले भी बता दिया था। ठीक है, वैसे प्रिमिटिव में सेम रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन यूजर डिफाइंड जब आप करते हैं तो आप सेम रख सकते हैं। प्रिमिटिव में जैसे इंट का हम एक्स बनाए थे, तो इंट का इंट बनाए तो क्या मतलब है? फिर तो इंट ही पे काम करेंगे, क्या जरूरत है झूठ मूठ का एलियास क्रिएट करने का? तो प्रिमिटिव के लिए एलियास में सेम होने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन यूजर डिफाइंड जब आप बना रहे हैं तो जो बना रहे हैं वो भी आप ही का नाम है। ठीक है, और जो एलियास दे रहे हैं वो भी आप ही दे रहे हैं। तो जब सब आप ही दे रहे हैं तो यहाँ डिफरेंट भी आप अपने सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं और सेम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेम रखा। अब मैं इस स्टूडेंट का मैं बना लिया एक वेरिएबल, क्या? एस। क्या बनाया? एस। ठीक है, अब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अब जैसे देखिए मेरे पास क्या क्या है इसमें, इस स्ट्रक्चर में? इंट आईडी, इंट रोल, कार नेम 20, यही ना है? यस ठीक, अगर ये स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट की जगह पे इंट एस रहता तो एस कितना बाइट अलॉट करता? INT रहता तो कितना बाइट एस के लिए होता? 2 बाइट। 2 बाइट। अब यहाँ तो इंट नहीं है, यहाँ स्टूडेंट है जो कि एक यूनियन है, तो इस एस के लिए मेमोरी कितना ऑर्गेनाइज होगा? 20 से 20 बाइट। इस एस के लिए मेमोरी 20 बाइट का ऑर्गेनाइज होगा। क्यों 20 बाइट का ऑर्गेनाइज होगा? क्योंकि इसमें सबसे, तीनों में सबसे बड़ा डाटा टाइप कौन है? नेम है। नेम है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 20 बाइट। तो एक बड़ा सा ब्लॉक कितने बाइट्स का निकाला जाएगा? 20 बाइट्स का। ठीक है, ओके। अब इस बड़े ब्लॉक में ही ना शेयर करेगा कौन? 2 बाइट कौन? आईटी नेम रोल। यही 2 बाइट ही 2 बाइट आईडी के लिए भी होगा और यही 2 बाइट किसके लिए भी होगा? रोल के लिए होगा। और ये पूरा किसके लिए होगा? नेम के लिए। ठीक है, इसका मतलब कि इसकी जो एड्रेसिंग होगी, सपोज कीजिए, ऐसा मान के चलते हैं कि एस जो मेमोरी ऑर्गेनाइज करेगा, ऐसा समझने के लिए कि एस का इनर जो मेमोरी ऑर्गेनाइज होगा वो 3 होगा। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम इस टोटल ब्लॉक का एड्रेस मान के चलते हैं कि इसका एड्रेस जो है 150 है। कितना है? 150। ठीक है, 150 है, 150 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आईडी की बात आएगी, जब रोल की बात आएगी और जब नेम की बात आएगी,
तो जब आईडी की बात आएगी तो इसी 150 में से वो 2 बाइट का हिस्सा करेगा, करेगा ना। Yes, sir. तो Yes, मान sir. के चलते हैं कि इसका जो एड्रेस, इनर एड्रेस जो बनाया वो थोड़ी देर के लिए मान के रखते हैं कि 150 पॉइंट क्या बनाया। अरे भैया 150 ही में से न करेगा, 150 में हर एक बाइट कितना, एक कैरेक्टर होगा, 150, 151, 152 से लेके कहां तक चलेगा, 20 तक। 150 कहने का मतलब क्या, ब्लॉक एड्रेस 150 कहने का मतलब यह है कि स्टार्ट 150 से होगा, अप टू कहां तक जाएगा, 170 तक। ठीक है। तो अगर हम इसमें 150.1 कहें, या ठीक है हम इसको सीधे कह देते हैं 151, ठीक है। 150 अब प्लस कितना बाइट, Right. ठीक है, यानी 152, 150 से ये भी अलॉट करेगा, लेकिन सिर्फ कितना निकालेगा, 2 बाइट। 2 बाइट। नेम के लिए 150 से करेगा और कितना निकालेगा, 20 बाइट, तो पूरा ब्लॉक 20 लेगा, और ये सिर्फ कितना लेगा, 2 बाइट। तो जगह तो एक ही है ना, यानी कि कोई भी रहेगा, अगर 2 ही बाइट है तो ओवरराइट करेगा ना। हर एक डाटा एक ही मेमोरी स्लॉट पे, जब हर एक डेटा छोटा हो या बड़ा हो, जब एक बार आ जाने के बाद दोबारा आता है तो पिछला वाला हट जाता है, दूसरा वाला चला जाता है। जैसे आप x बराबर अगर मान लेते हैं 10 लिखते हैं, और अगली बार में x बराबर आप 180 लिखते हैं, तो ये बड़ा डाटा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस पिछले वाले को सबको हटा देता है और उस पर क्या भेज देता है, 180। मान लीजिए 180 है, फिर आपने लिख दिया 15, तो 180 को हटा दिया, उसमें क्या रख दिया, 15। ऐसा थोड़ी है कि 180 3 डिजिट का है और 2 डिजिट गया तो 1 डिजिट इसका रखे रहता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो कहता है कि चाहे 2 बाइट का है या पूरा का पूरा है, एक के बाद जैसे दूसरा उसी मेमोरी में आएगा तो पिछला वाला ओवरराइट हो जाएगा, पिछले वाला हटा देगा। ओवरराइट हो जाएगा। तो ये 150 को ये भी यूज करेगा +2 के लिए, ठीक है, यानी ये ब्लॉक हो गया। ये भी 150 को यूज करेगा कितने के लिए, +2 के लिए। और ये सिर्फ 150 को यूज करेगा, लेकिन कितने बिट्स के लिए, 20 बिट्स। 20 बिट्स के लिए, ठीक है। तो 20 बिट्स के लिए करेगा तो ये पूरा हो जाएगा। ओके, एक्सेसिंग का तरीका वही, ठीक। अब यहां ध्यान रखना है, एक के बाद दूसरा आएगा ओवरराइट हो जाएगा। ये बात लिखे हैं कि नहीं, लिख देते हैं। हाँ, एक्सेसिंग, डेटा एक्सेसिंग। ठीक है, तो मेमोरी ऑर्गेनाइज बता दिए। एक्सेस कैसे करेंगे, सिंपल, जो भी आपका वेरिएबल का नाम है वो वेरिएबल डॉट, और क्या नाम लिखेंगे, स्ट्रक्चर की तरह ही डेटा, ठीक है, दैट इज एस डॉट क्या, रोल, एस डॉट क्या, रोल आईडी, एस डॉट क्या, आईडी नेम। इसका मतलब है कि सर ये जो आप किए हैं, ये पहला वाला जो किए हैं ये एस डॉट, सॉरी, ये क्या है, एस डॉट आईडी है। ये दूसरा वाला क्या है, एस डॉट रोल है। और ये तीसरा वाला क्या है, आ रहा है, क्लियर है, यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है। We have to ensure that we can use memory organized by union in
1 by 1 manner. In 1 by 1 manner. ठीक है, we have to ensure that we can use memory organized by union 1 by 1 manner. ठीक है, 1 by 1 manner का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं? यस सर। एक एक करके, अगर एक आ गया तो दूसरा गायब हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये भी लिख देते हैं, वंस और न्यू डेटा came in memory, previous will be क्या, कम, कम लिखिए, previous will be lost और overwrite. ठीक है, तो डेट्स इट। ये कुछ बातें हुई जो आपको यूनियन में है। मेमोरी एफिशिएंट है, फायदा क्या है? ठीक है, इट इज मेमोरी एफिशिएंट देन द स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इसका बेनिफिट क्या है, तो इट इज मेमोरी एफिशिएंट, ठीक है, देन किसके, स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी झट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। तो ब्रेक के दौरान हम लोग जो ब्रेक 1 घंटे का मिल रहा है, इसमें आप लोग 1 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं, कि कोई दिक्कत है? यस सर। तो हम लोग कोशिश करेंगे पर डे, अगर किसी कारण से ना हुआ तो वो अलग की बात है। वैसे हम लोग पर डे कोशिश करेंगे कि ये जो 1 घंटे का वर्कशॉप ब्रेक मिल रहा है, ठीक है, तो मैं आपको सी के जो कंटेंट्स है उसको आगे बढ़ा सकूं। तो कृपया जो लोग भी हैं और जो नहीं भी हैं उनको भी बोल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट वर्कशॉप के बाद आपकी एग्जामिनेशन होगी, बीच में कुछ समय मिलेगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि एकाएक कोई भार बनाए रहें। थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा थोड़ा भी चलता जाएगा तो हमारे लिए आसान होगा, हम सबके लिए थोड़ा आसान भी होगा। टाइप डेप से ही करते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। एक अगर एंट्री करना है तो 1, 10 अगर करना है तो एरे बना लेंगे। ठीक है, तभी फिलहाल 1 पे दिखा देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो एंट्री होगा वो 1 by 1 होगा। क्या होगा? 1 by 1। जैसे प्रिंट एफ, अब स्ट्रक्चर की तरह नहीं होगा, इंटर आईडी रोल नेम वैसे नहीं होगा, क्योंकि इंटर आईडी करेंगे और आईडी को स्कैनएफ कर लेंगे %s.id। अब इसको जो करना है सो कर लीजिए, क्योंकि अगला जब इनपुट लेने जाइएगा तो आईडी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमको प्रिंट ही कर देना है, तो प्रिंट करा देते हैं, योर आईडी इज इक्वल टू %d। ठीक है, s डॉट क्या, id।
अब हम दूसरा मांगे इनपुट, ठीक है, इंटर क्या, योर रोल इज इक्वल टू %s डॉट क्या रोल, ठीक है, और फिर लास्ट में इंटर नेम, ठीक है, स्कैनर %s, ठीक है, s डॉट नेम, फिर प्रिंट करा दिए योर नेम इज इक्वल टू %s s डॉट नेम, दैट्स इट, ये हमारा बन गया, ठीक है। अब देखिए इंटर आईडी, मान लीजिए आईडी कुछ है, योर आईडी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और यहाँ पे रोल भी दिए, सो इट्स वर्किंग एवरीबॉडी, यस सर। ठीक। अब अगर मान लेते हैं कि एक साथ कराते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम करते हैं कि ये पूरा काम हम 1 बाय 1 ना करके क्या करते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं आपको इसके डिफरेंसेस को दिखाने के लिए कि क्या डिफरेंस है, जब मैंने जो बातें बताई हैं वो सही है कि नहीं। मान लीजिए कि आप यहां पे सीधे कहते हैं कि नहीं सर, हमको एक साथ एंट्री करा लीजिए, इंटर आईडी कॉमा नेम, सॉरी रोल एंड क्या नेम। साथ। तो ये तरीका गलत है, क्योंकि जैसे आईडी देने के बाद हम रोल एंट्री करेंगे आईडी गायब हो जाएगा, जैसे रोल देने के बाद हम नेम एंट्री करेंगे नेम भी रोल भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और जब तीनों को एक साथ आउटपुट देने जाएंगे तो आईडी तो रहेगा नहीं, तो गार्बेज आउटपुट आएगा, रोल रहेगा नहीं, गार्बेज आउटपुट आएगा, लेकिन लास्ट में नेम आया है तो नेम आपका सही आउटपुट रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें %d, %s, अब मान लीजिए यहाँ पे %s डॉट रोल, सॉरी आईडी %s डॉट रोल और s डॉट क्या नेम, ठीक है, ठीक है। योर आईडी इज इक्वल टू, हम तो जाएंगे प्रॉपर करने के लिए, रोल इज इक्वल टू %d कॉमा नेम इज इक्वल टू %s, ठीक है, यहाँ s डॉट आईडी करेंगे, s डॉट रोल करेंगे और s डॉट नेम करेंगे, ये ठीक है। सिर्फ अंतिम वाला जो आया है जो कि नेम है वो सही दिखेगा, बाकी दोनों का गार्बेज दिखेगा, ठीक है। तो इसको एक बार रन करा लेते हैं। अब देखिए इंटर आईडी मान लीजिए कि हमने दे दिया 123, रोल नंबर दे दिया हमने 44, नाम दे दिया मैंने सोनी। अब देखिए 2 का गार्बेज दिखा रहा है, ठीक है, और सोनी वाला जो है वो क्या दिखा रहा है, सही दिखा रहा है। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जब भी यूनियन के थ्रू डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे, हमारी जो वर्क है, जो हमारा ऑपरेशन है डेटा पे, वो कैसे होना चाहिए, 1 बाय 1, ठीक है। अगर ज्वाइंटली हमको करना है तो उसके लिए यूनियन नहीं बना है, फिर उसकी जगह पे मुझे क्या लेना होगा, स्ट्रक्चर लेना होगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इसको क्यों दिया गया, इसको इसलिए दिया गया कि हर काम हमारा ऑपरेशनल हो, जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे काम सिंपल इनपुट आउटपुट के होते हैं, तो वैसे केस में उन डेटा ऑर्गेनाइजेशन को हम स्ट्रक्चर के करने के बजाय अगर यूनियन से करेंगे
तो मेमोरी एफिशिएंट होगा, मेमोरी कम लगेगा, जिसकी वजह से प्रोग्राम का परफॉर्मेंस क्या होगा, बेहतर होगा। बेहतर होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये बना दिए हैं। अभी इसको फिलहाल ये दोनों लाइन, तीनों लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं, और जो पिछला वाला कमेंट बनाया था उसको खोल देता है। यानी दिस इज द करेक्ट अप्रोच फॉर यूजिंग यूनियन। तो आई थिंक ये आप लोग नोट कर लीजिए, इस प्रोग्राम को आप लोग रन करा लीजिए। क्लियर? मेन के अंदर यूनियन डिक्लेयर हो रहा है, तो लोकल डिक्लेयर है कि ग्लोबल डिक्लेयर है? लोकल से। हाँ, लोकल डिक्लेयर। हो गया? स्क्रॉल कीजिए सर। ठीक, स्क्रॉल किया। हो गया? यस सर। Okay, so we have completed the chapter structure and union. ठीक है, आगे कुछ पॉइंटर्स वगैरह में जरूरत पड़ेगा तो ये दोबारा इसको हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म पॉइंटर। तो अगर आपको थोड़ा बहुत मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर ना भी पढ़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिमाग में ये रखिएगा कि अब आगे पॉइंटर के थ्रू हम लोग मेमोरी एड्रेस वगैरह, ठीक है, पे काम करेंगे। यानी सीधे मेमोरी को जो है उसके एड्रेस से कॉल करना, बजाय वेरिएबल के कॉल करना, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि मैं क्या नाम है, तबरेज, मैंने तबरेज को कोई चीज कहा, तबरेज ने जाके क्लास में कहा। ठीक है, एक ये कंसेप्ट, और एक मैं डायरेक्ट क्लास में आके बोल दिया। ठीक है, तो कौन बेहतर एफिशिएंट होगा? मैंने जो तबरेज से कहा, तबरेज ने आपको कहा, या मैं आके डायरेक्ट आपको क्लास में बोल रहा हूँ, वो वाला तरीका, जो आप जो बोले सर। डायरेक्ट से। डायरेक्ट वाला। तो उसी तरीके से जो हम वेरिएबल और जो हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं वैल्यू को होल्ड करने के लिए, वो तरीका इनडायरेक्ट है। मतलब हम लोग बीच में तबरेज ला रहे हैं। वेरिएबल एरे इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ तबरेज। ठीक है, अब हुआ कि मेमोरी है तो मेमोरी एड्रेस से जाना जाता है, तो हम क्यों वेरिएबल पे बात करें, हम सीधे एड्रेस से पहुंचे तो हमें तबरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे मेमोरी, हमारा प्रोग्राम फास्ट हो जाएगा। इसी सब चीजों से रिलेटेड जो अगला चैप्टर होगा, दैट चैप्टर इज कॉल्ड पॉइंटर। क्या चीज है, अभी तक हम लोग सारा कंपाइल टाइम एलोकेशन, स्टैटिक एलोकेशन पे बात किए हैं। जब हम कंपाइलर पॉइंटर सिखाएंगे तो वहां पे हम रन टाइम एलोकेशन की भी बात आपको बताएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, कि डायनेमिक एलोकेशन कैसे होता है, रन टाइम में मेमोरी कैसे रिजर्व होता है। तो यही बेसिक थीम है पॉइंटर का, और उसी में एक कमांड लाइन आर्गुमेंट का भी कंसेप्ट है, वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आज नोट्स, एक्सक्यूज मी सर, हाँ, नोट्स आर प्रीवियस का और रिकॉर्डिंग तो मैं डाल दूंगा।